जी, अस्सलाम वालेकुम। गुलाम हियर और आज हम दोबारा आपके सामने हाज़िर हैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटिंग डिस्कशन के लिए। और इसमें आज हमारे साथ फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त ट्रेनर और राइटर और सबसे जो यूनिक इनका पहलू है ट्रैवलर, वो हमारे साथ हैं अली अब्बास और मैं वेलकम करूँगा आपको हियर विद अस ऑन दिस डिस्कशन। और इसमें आज हम बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि पर्टिकुलरली टारगेट करेंगे हमारी यूथ को और यूथ के जो चैलेंजेस हैं और उनके सॉल्यूशंस हैं उसके ऊपर हम उनसे डिस्कशन करेंगे। अली बस कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आपने टाइम में दिया। जी। और इसमें एज ए सेड के जो मेन टारगेट है हमारे डिस्कशन का जो महवर होगा वो यूथ होगा, यूथ की जो प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशंस होंगे। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है स्टूडेंट्स में और यूथ में, चाहे वो लड़के या लड़कियां, वो ये होता है कि ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना, अपना पैशन आइडेंटिफाई करना, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना। सारी उनकी स्टडीज इवन करियर का बहुत सारा हिस्सा इसी कश्मकश में गुजर जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और उनका पैशन है क्या, क्योंकि मशवरे देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं तो कंफ्यूज उल्टा हो जाता है। सो व्हाट इज योर वे टू फाइंड? अच्छा, दो बातें पहले मैं करना चाहूंगा आपसे कि एक तो मैं जहां भी जाता हूँ मुझसे लोग कहते हैं कि आप यूथ के लिए बात करें, तो क्या जो बुजुर्ग हजरात हैं उनका जो पहलू हमें उस पर भी बात मेरे ख्याल से किसी ना किसी को जरूर करनी चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि अपने बिजी शेड्यूल से मैं आया ना बताना चाहता हूँ आपको, मैं कोई बिजी नहीं और मैं बिजी शख्स को वैसे भी ना डिसऑर्गेनाइज समझता हूँ कि अगर वो बिजी है तो इसको मतलब है कि उसने अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं किया या उसने अपना नंबर 2 नंबर 3 नहीं बनाया या अपनी टीम डेवलप नहीं की, जो उसको खुद ही सब करना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है उसको। जो आपने बात की कि यूथ के पास डायरेक्शन नहीं है या यूथ जो है वो समझती नहीं कि उसको क्या करना चाहिए। अच्छा, ये भी ना मिसपरसेप्शन ज्यादा है। देखिए, अगर ऐसी बात हो तो क्या पाकिस्तान की यूथ दुनिया के चौथे नंबर पे है जो फ्रीलांसिंग का काम कर रही है? देखिए, ये रिजल्ट है, ये मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ इसका, क्योंकि खुद आईटी और की दुनिया और ये सारा आपका सॉफ्टवेयर का जो काम है। और अब देखिए अमेज़न आया पाकिस्तान में, तो बहुत सारे लोगों ने अमेज़न पे काम करना शुरू कर दिया। इतना काम किया कि वो इतनी हिट्स हुई अमेज़न की कि अमेज़न को अपना पाकिस्तान के लिए ऑफिस अप्रूव करवाना पड़ गया। ये एक मेरे ख्याल से गलत आम है कि हमारी यूथ जो है वो अनगाइडेड मिसाइल है, हम उसको डायरेक्शन देंगे। ये मोटे मोटे जुमले जो है ना वो बोले जा रहे हैं। मुझे बड़ी अच्छी लगती है यूथ, जब भी मैं इनके साथ बात करता हूँ, इनके पास सवाल हैं, इंटरेक्शन चाहते हैं, ये किसी भी बात को ये उमुन बुकुमुन सुमयून की तरह एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन क्या ऐसा नहीं कि आपका इंटरेक्शन ऐसी यूथ के साथ था, लेकिन हमने तो एज ए जनरल एट लार्ज पूरे पाकिस्तान की यूथ को देखा कि जो सपोज के लाहौर में नहीं है, जो छोटे छोटे कस्बों शहरों देहातों में है, डू यू थिंक कि वो भी इतनी गलत है? अच्छा, कस्बों देहातों की बात सुनते हैं, मैंने जितने भी कस्बों देहातों से जो लोग आते हैं लाहौर से बाहर, क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ, ये तजुर्बा यहाँ पे, वो आके सबसे पहले अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करते हैं खुद से, वो अपने लिए फूड का बंदोबस्त खुद से करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त अपने लिए खुद से करते हैं, फिर वो जॉब अपने लिए खुद तलाश करते हैं, अपनी अगर उन्होंने कहीं पढ़ना हो वो खुद फीसें देते हैं काम करके। और मैं ये देखता हूँ कि जो लोग शहरों में रहते हैं वो कम मेहनती होते हैं और जो कस्बों से आते हैं, हाँ, और जो कस्बों से आते हैं वो ज्यादा मुकाम बना लेते हैं। आप देखिए जितने भी सीएसएस ऑफिसर बनते हैं उनकी अगर आप रेशो निकालें तो वो देहातों और कस्बों से ज्यादा निकलेगी रेशो। दूसरी बात, आप खुद भी देखिए कसूर से आए हुए हैं, आपने माशाल्लाह कसूर से आके इनकी दुनिया बनाई और एक माइलस्टोन जो है वो तय किया और इसमें अपना नाम बनाया। मेरे ख्याल से यूथ को गाइड करने की और बहुत ज्यादा जब हम ये कहते हैं ना आप कुछ नहीं आता अब हम आपको बताने लगे हैं, ये जरूरत नहीं है। आप अपने उनके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करें, उनका एक्सपोजर इंक्रीज करने की कोशिश करें। और एक्सपोजर इंक्रीज करना अगर आपने, तो दुनिया में आपको बहुत सारी मुखालफतें मिलती हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा को नहीं मानते, कोई कहते हैं जो मज़ाहिब को नहीं मानते, कोई कहते हैं कि ये जो दूसरा कम्युनिज्म है ये ठीक नहीं है, कोई कहते हैं ये निज़ाम ठीक नहीं है। अच्छा, एक निज़ाम ऐसा है जिस पे पूरी दुनिया मुत्तफिक है और वो है कि आप ट्रेवलिंग से खुद नतीजे हासिल करें।
आप सफर करके लोगों से खुद मिलें और फर्स्ट हैंड नॉलेज लें। जब आप किसी की गुलाम अली साहब किताब पढ़ते हैं तो आपके पास सेकंड हैंड नॉलेज आ रहा होता है, क्योंकि वो उसका नुक्ता नजर होता है जो उसने सीखा होता है, उसके अंदर उसने अपनी बायसनेस भी डाली होती है, उसने अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को भी मद्देनजर रखते हुए कुछ ना कुछ वो लिख रहा होता है। लेकिन जब आप ट्रैवल करते हैं तो डायरेक्ट नॉलेज आपको मिल रहा होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी भी आलम से या किसी भी इल्मी शख्सियत से कि ट्रैवलिंग नहीं किया करो। अब ये तो सुनते होंगे कि आप एथलीट्स को ना पढ़ा करें, कुछ कहते हैं मजहब को ना पढ़ा करें, कुछ कहते हैं फलसफे को पढ़ेंगे तो आप बेकार हो जाएंगे, कुछ कहेंगे शायरी को आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक रोमांच की कैफियत आ जाएगी। आपको बहुत सारी मुखालफत हर कॉन्सेप्ट की मिलेगी, लेकिन ट्रैवलिंग की आज तक किसी ने मुखालफत नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही। तो खुद से इनको लर्न करना चाहिए, दूसरों के नुक्ते नजर को मानने की बजाय चीजें खुद से अर्ज करें। आपने ट्रैवल भी काफी किया है, क्योंकि आप ट्रैवल के रेफरेंस भी दे रहे हैं, मींस यू लव ट्रैवलिंग। और इंटरेस्टिंगली मैंने बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल्स पढ़े हैं, उसमें बहुत मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी और के ऊपर मैंने लिखा हुआ पढ़ा हुआ कि आई एम अ ट्रैवलर जी। ऑल्सो, लिखेंगे आप अंदर कि मैं सीईओ हूँ, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन लोगों के राइट्स में ट्रैवलर कम होता है, इसमें आपने लिखा हुआ है। जी। सो एक तो आपने बता दिया कि इसमें फर्स्ट हैंड नॉलेज आपको मिलता है, व्हाट एल्स यू थिंक एक ट्रैवलिंग आपको देती है, और आपको क्या फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलता है? मुझे लगता है कि प्लेयर है सबसे बड़ा। आपकी लाइफ के मोमेंट्स हैं वो एक लिमिटेड मोमेंट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एवरेज ईयर 67 ईयर्स है, और आपने अब फैसला करना है कि मैंने इन मोमेंट्स को कैसे गुजारना है। अपने ऑफिस में गुजारना है, अपने घर पे ज़्यादा वक्त गुजारना है, या नोटों की थैलियाँ गिन गिन के गुजारना है, कैसे गुजारना है, ये फैसला आपने खुद लेकिन करना बात ये नोटों की थदियां आपने बता दी गिन गिन के। हाँ। बहुत सारे लोग ये कहेंगे नोट थदियां के 2 नोट नहीं है तो मैं ट्रैवलिंग पे निकल जाऊँ। हाँ कम है। अच्छा हाँ, इसलिए मैंने जो है ना वो बड़ा काम किया हुआ है। अभी मैं जब टर्की गया तो मैंने 6 पाउंड पर डे के हिसाब से मैं रहा हूँ वहाँ पे। पूरे दिन में आपका एक्सपेंस 6 पाउंड लिविंग 6 पाउंड, और अगर आप फूड का भी डाल लें तो ये आप 10 पाउंड लगा 6 पाउंड के बाद आपके जो होटल का जो स्टे, मतलब 6 पाउंड का मतलब पाकिस्तानी तक 1200 रुपए 1200 पर नाइट आप होटल स्टे। और मैं जब लंदन से टर्की आया तो उसकी जो फ्लाइट की जो रेट था वो 70 पाउंड। राइट। आपके पास बहुत सस्ती सस्ती ऑप्शन मौजूद होती है। गुलाम अली साहब, हम सारी जिंदगी लगा के जितनी कमेटियां डाल के और जितनी मेहनत करके एक प्लॉट खरीदते हैं वो भी तो हम खरीदते हैं ना और फिर उस पर घर बनाते हैं, और आपकी सारी जिंदगी इन 2 कामों में सारी जिंदगी लग जाती है। तो मैंने सोचा कि आप उसमें से भी कुछ पैसे निकाल के अपने ऊपर लगाएं। अच्छा होता क्या है, मैंने क्योंकि एक जुमला बोला, मुझे अपना बड़ा जुमला वो पसंद है कि जो ट्रैवलिंग है वो कॉस्ट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। उसको आप एक्सपेंस ना समझें, लर्निंग की इन्वेस्टमेंट। हाँ वो इन्वेस्टमेंट लर्निंग की है, वो आइडियाज की है, आपको वहाँ प्रोडक्ट्स मिलती हैं, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे कोई ना कोई बिजनेस मिल जाता है। मैं लंदन जाता हूँ, मेरे वहाँ पे क्लाइंट्स हैं, मैं टर्की गया हूँ, मैं टर्की क्लाइंट्स, दुबई जाऊँगा, दुबई में क्लाइंट्स बन जाएंगे। तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ऑफर करने के लिए होनी चाहिए कि आपके क्लाइंट्स बने और आपका वहाँ से बिजनेस जो है जनरेट होता है। जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं मुझे में रख के बाहर ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ से मेरे लिए बिजनेस में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी निकल डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर लर्निंग है या आपने पहाड़ों के ऊपर खड़े होकर तस्वीरें बनानी है। दोनों ही काम कर रहे अगर तो आपका बिहेवियर पीछे जाने से पहले आप स्टडी करके गए कि वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस कम्युनिटी की, पाकिस्तानी कम्युनिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहते हैं, तो आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। एक टेस्ट केस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक ये मोबाइल पड़ा हुआ है, मेरी मोबाइल की दुकान है, अज्यूम कर लेते हैं जी, और मैंने जाना है बाहर, मैंने घूमने जाना, तुर्की के लिए जाना है, बड़ी दुनिया को पाकिस्तान से जा रही है, तो व्हाट इज द प्लान कि जिसमें आप कह रहे थे वहाँ जाकर मैं बिजनेस भी जनरेट कर सकता हूँ, साथ में घूम भी सकता हूँ, लर्न भी कर सकता हूँ। सो एक मेरी मोबाइलों की दुकान है, एक्सेसरीज में इसकी बेचता हूँ, और ये मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल कैसे हो सकता है? बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान से टर्की जाती हैं, वो टर्की से पाकिस्तान आती है। Okay. आपको ये देख लेना चाहिए कि आपकी जो 1-1.5 लाख की टिकट है वो इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रोडक्ट्स में वो निकल आए। जैसे ये टर्की का तो है ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ईरान में जब लोग जाते हैं तो वहाँ से ज़ाफ़रान लेके आते हैं, वहाँ से वो ड्राई फ्रूट लेके आते हैं,
वहाँ से मैं जब गया था तो मुझे वहाँ पे पाकिस्तान के हिसाब से 600 रुपए की एक शर्ट मिली, लेडीज शर्ट जो है, जो मैंने अपनी वाइफ के लिए परचेज की और मुझे बड़ी खुशी हुई। वो यहाँ पे मैं 3000 की परचेज करता हूँ। तो अगर आप वहाँ से शर्ट्स ले आए, ये देखिए गुलाम साहब, हर मुल्क का ना आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज वहाँ आजकल से आ रिसर्च रही करना है, मुश्किल नहीं, बहुत बिकॉज ही आसान। इंटरनेट इज देयर और आपको हर वहाँ चीज से कौन सी से चीजें आ रही हैं, यहाँ से कौन सी चीजें जा रही हैं। अब बैग बैग भर के ले लें, उस मार्केट में जाके सेल कर दें, वहाँ की चीजें यहाँ लेके आ जाए, और आप अपनी 5-6 माह पहले की टिकट बुक करवा लें। हो सकती है वो आपको अगर 1.25 लाख रुपए की टिकट है तो वो आपको 60,000 की मिल जाएगी। पैकेजेस चल रहे होते हैं एयरलाइंस की। अच्छा, फिर होटल में अगर आपने स्टे करना है तो यूरोप हॉस्टल में स्टे करें, मैक्सिमम 6-7 पाउंड पर नाइट का आपको चल जाएगा। और आप कम खुराक खाएं, एक दिन की एक रोटी खा लें चाय के साथ। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ से लंदन गया था, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, तो मैंने 2 किलो चने और 2 किलो खजूरें तो मैं अपने बैग में डाल दी, क्योंकि वहां पे मैंने सोचा कि एक्सपेंस, क्योंकि 2 लाख रुपए इसका एक्सपेंस था, तो मेरे सारे पैसे टिकट्स में और ये ट्रांसपोर्टेशन में इस पे सारे स्पेंड हो गए। तो मैंने सोचा कि 10-15 दिन रहना है तो खाने के लिए मेरे पास पैसे ही कोई नहीं है। तो मैं 2 किलो खजूरें 2 किलो चने ले गया। तो सुबह सुबह उठता था, मैं अपने पॉकेट में खजूरें और चने डाल लेता था, तो खाता था सारा दिन। डिपेंड करता है कि आप में जुस्तजू क्या है, जुनून कितना है। हम सारा दिन खाते हैं ना यहाँ पे अपने घरों में, सुबह दोपहर शाम खाते हैं। जब आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं वहाँ खाना का मकसद नहीं है। आप खाएं ना। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत बात है, जब आप कम खाएंगे आपको नींद कम आएगी। मैं सुबह सुबह 6 बजे उठ जाता था और सड़कों पे निकल जाता था कोई चीज देखने के लिए, लाइब्रेरी में, म्यूजियम्स में, मुख्तलिफ थिएटर्स में, मुख्तलिफ सिनेमास में, और वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करता था। चलिए, हम यूथ की गाइडेंस से ट्रैवल की तरफ चलेंगे, लेकिन हम फिर वापस यूथ की तरफ आने की कोशिश करते हैं कि और उसमें बुजुर्गों का आपको कोई ख्याल नहीं। असल में आप अभी तक बुजुर्ग हुए नहीं। जब तक आप खुद बुजुर्ग नहीं है तो आप बुजुर्गों को कैसे एडवाइस दे सकते हैं? तो ये फर्स्ट टाइम एडवाइस, क्रेडिबिलिटी का मामला होता है ना, आपको चाहिए उसमें। जब आप बुजुर्ग होंगे फिर आप चिंता करेंगे बुजुर्गों की एडवाइस तब देंगे। उम्मीद याद है जब मैं बात किया करता था, फायर सिंसियार साहब कहते थे कि सादगी से शादी करें, मैंने उनका लेक्चर सुना है, तो मैं बड़ा मोटिवेट हो गया। तो मैंने भी ना तबलीग शुरू कर दी कि सादगी से शादी करें आप। तो लोग मुझे कहते कि आपकी शादी हुई? मैंने कहा नहीं हुई। तो वो कहते थे आप ना ये बात करें। फिर हर जब मेरी शादी का वक्त आया तो मैंने 50,000 में अपनी सारी शादी कर ली। 50,000 में आपने क्यों कर लेता? अगर कित करनी पड़े तो पैसे बचे। नहीं, उन्हीं पैसे की मैंने गाड़ी ली थी। मैंने कहा कि गाड़ी मुझे कंफर्ट देगी और जो मैं 3-4 दिन एक्सपेंस करूंगा उसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। कि मैं हमेशा से अपना फायदा बड़े गौर से, बड़े ध्यान से ना उसको मैं वॉच कर रहा हूँ कि मेरा बेनिफिट, मेरा फायदा किस काम में। तो 50,000 में शादी, ये एक अलग टॉपिक हो सकता है, काफी इस पे काम की चीजें निकल सकती है, बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं जी। चलिए वापस एक दो और चीजों पे आते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन फैक्ट इट्स नॉट अबाउट द यूथ ओनली, इट्स अबाउट इवन मैं खुद इस पे क्यूरियस हूँ इसको जानने में, और आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आपका एक्सपोजर अच्छा है, आपने दुनिया भी देखी और ना सिर्फ पाकिस्तान भी देखा है, और यहाँ की आप डिफरेंट बिजनेसेस के साथ अटैच है, कॉर्पोरेट्स के साथ अटैच है, एकेडमिया के साथ अटैच है। तो ये है कि अभी स्टूडेंट्स जो है डिग्रीज तो ले रहे हैं, उसमें मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड मेरा क्वेश्चन का असल मकसद ये है। हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में हम हायरिंग करते हैं जी, उसमें मिसाल के तौर पे हमें डेटा एंट्री के बंदे चाहिए थे, हमने एडवर्टाइज किया और इंटरेस्टिंगली उसमें हमारे पास लोग कौन से आ रहे हैं जिन्होंने बीएस किया हुआ है, ठीक, मास्टर्स लेवल तक के लोग आ रहे हैं। अब डेटा एंट्री की जॉब के लिए एक मैट्रिक बड़ा बंदा काफी है, काफी, और वो लोग इसलिए आ रहे हैं बिकॉज उनको अपनी पर्टिकुलर फील्ड में उसकी जॉब्स नहीं मिली, सो क्योंकि इस जॉब के लिए वो ओवर क्वालिफाइड तो हुए ना, तो उन्होंने इधर अप्लाई किया। इसकी वजह से मेरे दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि बेसिकली अब आगे फ्यूचर में क्या स्किल्स चाहिए, क्योंकि डिग्रीज जो है वो ऑफिशियली तो उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया, उन्होंने बैचलर किया हुआ, बीएस किया हुआ, लेकिन उनको क्या स्किल्स चाहिए एक्चुअली कि वो अपनी लाइफ में बेहतर तरीके से गुजार सकें। स्किल्स को हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहला है सॉफ्ट स्किल्स और दूसरी है हार्ड स्किल्स। जो सॉफ्ट स्किल्स है उसमें आपको 5 बुनियादी स्किल्स चाहिए किसी भी काम में सक्सेस होने के लिए, जॉब में, लाइफ में,
एक्सपोजर में जो जहाँ भी आपने जाना। पहली स्किल आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बड़ा एक अच्छा होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन आपकी बहुत कमाल की होनी चाहिए कि आप बोर्ड को मीटिंग करते हुए आप पूरी प्रेजेंटेशन दे लें। आपको स्लाइड्स बनानी आनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन का जो प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है ये आपकी बड़ी है। फिर जो चौथी स्किल है वो एनालिटिकल स्किल्स है और बिजनेस एनालिटिक्स, कि आपको उस बिजनेस की एनालिटिक्स पता होनी चाहिए कि आप उसको गौर से देख के ये अंदाजा लगा सकें कि ये बिजनेस किस तरफ जाएगा और कैसे डेवलप होगा। इसको आप डेवलपमेंट स्किल भी कह सकते हैं, एनालिटिकल स्किल भी कह सकते हैं, उस बिजनेस के हवाले से आपकी स्किल। और पांचवी बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अच्छा, क्रिएटिविटी, जब क्रिएटिव वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं लोग समझते हैं पता नहीं कोई कोई खलाई मखलूक है या कोई बहुत कोई क्रिएटिव आइडिया आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहते हुए कोई ना कोई क्रिएटिविटी करनी होती है। और जरूरी नहीं है कि क्रिएटिविटी वो हो कि पहले हुई ना हो सकता है किसी एप्पल में, किसी मुबलिक में, किसी जगह पे वो काम हुआ हो जी, आप उसको अपने अंदाज से क्रिएटिव बनाते हैं। ये तो स्किल्स हैं जो पांच, जो कि हर शख्स को वो आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब जो हार्ड स्किल्स हैं वो आपके काम के हवाले से हैं। अब जैसे कोई इंजीनियर है उसको अपने काम के हवाले से वो स्किल्स आनी चाहिए, और अगर कोई आईटी का एक्सपर्ट है उसको अपने काम के हवाले से वो स्किल्स आनी चाहिए। जब दो ये पांच स्किल्स जब मैच होंगी तब जाके जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपका फैसला विद इन 30 सेकंड हो जाता है। जब आप वॉक इन करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है बॉडी लैंग्वेज देख के, कम्युनिकेशन से, दरवाजा कैसे बंद किया, अस्सलाम वालेकुम कैसे कहा, कुर्सी को कैसे हटाया, वो 30 सेकंड में अंदाजा हो जाता है। वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बगैर बोले, आपका हर अंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आईज का कांटेक्ट, आपके कपड़े, आपके हेयर स्टाइल, ये सब कुछ बता रहे होते हैं आपको। तो ये अगर आपके पास स्किल्स आ जाए तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी बहुत है। और जो एचआर हेड्स मुझसे मिलते रहते हैं वो यही कहते रहते हैं हमें लोग नहीं मिलते, और जो लोग जो काम जो ढूंढ रहे हैं वो कहते हैं जॉब नहीं मिलती। क्योंकि ये रियलिटी है कि बेरोजगारी या कहने के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोग यही कहेंगे कम है, मर्जी की जॉब नहीं मिल रही, बट ऑन द अदर हैंड एचआर वाले कहेंगे मैं काम करूंगा, एंड दिस इज हैपनिंग। अच्छा, आप भी बात कर रहे थे कि दो तरह की स्किल्स है, काफी सॉफ्ट स्किल्स है, हार्ड स्किल है। हार्ड स्किल हम एज्यूम कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनको दे रहे हैं, लेकिन क्या ये आप समझते हैं कि सॉफ्ट स्किल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनको इम्पार्ट करते हैं? आप देख लीजिए 4 साल में बीबीए होता है और तकरीबन 2-3 साल में आजकल एमबीए हो रहा है जी। आप किसी भी कोर्स को ऑब्जर्व करके देख लें, इन 5 स्किल्स का कहीं जिक्र नहीं है। दैट इज द पॉइंट बेसिकली। देखिए, जब आप कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल, आपने पहले सॉफ्ट स्किल्स को इलैबोरेट किया, व्हिच मींस दे आर मोर इंपॉर्टेंट। यस, डेफिनेटली। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और इस तरह की आपने एनालिटिक्स की बताई, एक एनालिटिकल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। दे वेरी फैंसी वर्ड, बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं जो हम भी बड़ी देर से सुनते रहे हैं, बट प्रॉब्लम यही है यूनिवर्सिटीज ने उनको नंबर्स देने हैं, ग्रेड देना है। अब कॉन्फिडेंस के वो ग्रेड शायद नहीं दे सकते, इसलिए वो उस तरह उसको मेजरेबल नहीं कॉन्फिडेंस। तो एक स्टूडेंट हूं मैंने डिग्री तो ले ली है, अब मुझे ये बताएं कि मेरे पास कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, एनालिटिकल स्किल्स आएंगे कैसे? आप आगे क्यों चले गए कि डिग्री ले ली है? मैं कहता हूँ ड्यूरिंग डिग्री, जब आपने क्लास का टाइम आपका खत्म हो गया, पहली बात तो ये कि 10 बजे से घर जाना पहले अपने आप ऊपर अब हराम करा देते घर नहीं जाना। अच्छा, अब करना क्या उसमें? अब ये जो 5 स्किल्स है ना, ये कैसे आती है? ये आती है एक्सपोजर से। ये जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ आप मूवी स्क्रीनिंग पे जाते हैं, मुख्तलिफ लेक्चर्स में जाते हैं, मुशायरे में जाते हैं, किसी किताब की तकरीब रूनुमाई में जाते हैं, किसी सिनेमा में जाते हैं, आप म्यूजिकल शो में जाते हैं, फैशन शो में जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती है क्योंकि इसमें पीपल इंटरेक्शन। अब जब आप फिर इंटरेक्शन करेंगे, आप किसी के साथ कोई वॉलंटियर काम करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि हम एक सेमिनार करवा रहे हैं, आप कुछ लोगों को बुलाएं, इनवाइट करें, आपका डाटा बैंक इंक्रीज होगा। आपकी जुबान और आपका कान हर वक्त वो हरकत में है, वो काम कर रही है, तो आपका जब डाटा बहुत ज्यादा माइंड में आएगा, एक्सपोजर आएगा, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक हो जाएगी, आपका नॉलेज भी बेहतर हो जाएगा। मैंने आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसका नॉलेज पैकेज तो बहुत बड़ा हो लेकिन उसकी कम्युनिकेशन वीक हो। क्योंकि जो कम्युनिकेशन है इसका 20% पार्ट जो है वो बोलने से है और 80% पार्ट जो है वो माइंड में जो डाटा बैंक है आपका
जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, नॉलेज है, उससे होगा। आप डिग्री तक ना जाए, डिग्री जाने के बाद भी आपको यही काम करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि सोसाइटीज बनाए, म्यूजिकल सोसाइटीज बनाए, मुख्तलिफ काम करें। अब आप गौर कर लें, जो लोग यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज में काम करते हैं, डिबेटिंग सोसाइटी है, कल्चर सोसाइटी है, ड्रामा सोसाइटी है, उनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा गुरु नजर आएगी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे डिफरेंट उसमें आप इन्वॉल्व रहें और हर रोज आपने सिर्फ लाहौर में लिखना है कि मैं फ्री इवेंट्स इन लाहौर। मतलब आप कहते हैं ना कि मुझे के पैसे तो नहीं है, फ्री कैसे करें, मैंने भी फ्री काम किया है सारे। आप हर चीज सस्ती ढूंढ रहे हो। हाँ, तो फ्री लिखिए आप, अलहमरा चले जाएं, पीसी चले जाएं, रोज कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सेशन हो रहा होता है वहाँ पे। फिर वो ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, फिर आपके नए नए वहाँ पे दोस्त बनते हैं, फिर आप मिल के कहीं प्लान करके जाते हैं। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है जो ये कर लेगा। दो तरह के लोग हैं गुलाम अली साहब, एक तो वो है जिनकी ग्रामर स्कूल में उनकी परवरिश हुई, उनमें तकरीबन ये स्किल सारी होती है। ज्यादातर लोग वो हैं जो कि बहुत हाई फाई स्कूल से नहीं आते, उनको फिर इस तरह अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन इम्प्रूव हो सकती है, जो अहम चीज है। देखिए, मैं आज का सबूत हूँ, मैं कभी जिंदगी में स्कूल में स्टेज पे नहीं गया आज तक। और मेरा इतना ज्यादा फियर था कि मैं समझता था कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो शायद मुझे कोई पैनिक अटैक हो जाएगा या शायद मुझे कोई बेहोशी आ जाएगी मुझ पे, या मेरी टांगें कांपने लग जाएंगी, क्या होगा, इतना ज्यादा मुझे फियर था। लेकिन ये सारा कुछ मैंने अपनी स्टडी के बाद सीखा है। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन लाइफ में नहीं सीखा मैंने। प्रॉब्लम्स काफी हम डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम एंड सो ऑन। एक इंटरेस्टिंग सवाल नजर में ये आ रहा है कि जो आजकल के यूथ के या स्टूडेंट्स की बात अगर करें, ये उनमें बेस्ट क्वालिटीज क्या आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीजें हैं जो शायद हमारे जमाने के आज से 20-25 साल पहले के स्टूडेंट में नहीं थी, जो आज के स्टूडेंट में बहुत जबरदस्त क्वालिटीज पैदा हो चुकी है। पहली बात ये कि हमारे जमाने में जब लोग किसी को प्रपोज करते थे, उस पर वो महीनों लगा देते थे और खतों किताबत और जो कम्युनिकेशन बोर्ड थी उसमें बड़ा लंबा है। अब कोई होता है एक तो प्रपोज करना और फ्रेंडशिप ऑफर्स करना ये बड़ा स्पीडी हो गया, जल्दी जल्दी हो गया। और दूसरा अच्छी है फील्डिंग कर, आपने ये एंजॉय नहीं करना है। आपने ये, मुझे किसी ने कहा कि वो यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी, ये बेकार है, ये कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रही। मैं कहा मेरी बात सुने, इतना गुस्सा ना करें, सब्र करें, मेरी बात सुने। जब आप जिंदगी में अरबपति और सारा कुछ बन जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरेंगे और आप सोचेंगे कि यार ये सारी जो एंजॉयमेंट इस वक्त ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं ये मैंने मिस कर दिया। जो टूर जाता था मालूम जगह में, जो म्यूजिकल शोज होते थे, जो फैशन शोज होते थे, घर में अगर आपने सिर्फ पैसे कमाने हैं तो आपने ये सारी एक्टिविटीज कैसे एंजॉय करेंगे? आपको दोस्त कहाँ मिलेंगे? एक तो ये कि वहाँ पे एक्टिविटीज जो है ना वो ज्यादा है। दूसरी बात, हमारे जमाने में या पुराने जमाने में बैठने की ना जगह नहीं होती थी किसी को लेके। अब अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, अब अच्छे अच्छे वो फूड कोर्ट्स बन गए हैं, चाय के बन गए हैं, बैठने की जगह है। ये उनको वो कहते हैं फौरन मैसेज किया और लोकेशन भेजी और फ्रेंड्स वहाँ पे आके इकट्ठे हो गए। ये एक अच्छी सहूलत इस नई नस्ल को मिल गई। तीसरा, ये बहुत ज्यादा डिजिटल के साथ ना बहुत अटैच है, उसमें अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढते हैं, उसमें वो पैसे भी कमा रहे हैं। जैसे फ्रीलांसर्स भी हैं, वो सारे काम डिजिटल के साथ अपने आप को उन्होंने इंगेज किया हुआ है और सवाल पूछते हैं। मैंने ये देखा कि हमारे ज़माने में बहुत, हम क्लास में भी या मुख्तलिफ जब मैं मजहबी मुकाम पे जाता था तो सवाल का इतना ज़्यादा कल्चर नहीं था। अब सवाल पूछते हैं और अगर वो सिर्फ ईमान नहीं लाते, अकीदे पे वाई हाउ पे ज़्यादा जोर देते हैं, फिर अपनी अकल से ईमान जो है ना वो लाना पसंद करते हैं। तो ये 3-4 मुझे इसमें खूबियाँ नजर आती हैं। अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ, ब्यूटी कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा हो गए यूथ ना। पहले इतना नहीं था, क्योंकि वो जो स्मार्टनेस है, इतने मॉर्निंग शोज में वो स्मार्टनेस के प्रोग्राम्स हुए हैं कि अपने आप को पतला करें, अपने आप को स्मार्ट रखें, गोरा रखें अपने आप को। तो ब्यूटी कॉन्शियस वो ज्यादा है। चलिए, ये तो दैट्स गुड कि इम्प्रूवमेंट आ गई उनकी एस्थेटिक्स में एस्थेटिक्स जो बेहतर हो गई आजकल के स्टूडेंट की। लेकिन क्या ये नहीं कि ये होने से भी है, पहले चलो जी कोई एक तिब्बत क्रीम होती थी शायद, अब 10 चीजें आ गई। डेफिनेटली एक्सपोजर बढ़ गया है। आपके पास जब आइटम ज्यादा आ जाती हैं तो आपका एक्सपोजर उससे बढ़ जाता है। फिर आपके पास पिक एंड चूज की ऑप्शन मौजूद होती है। आप अपने लिए बेहतर चीज का इंतखाब कर सकते हैं। अरे
भी एक चीज हमेशा जो इंट्रीग करती है एज ए ह्यूमन एज ए पर्सन, तीन चार चीजें के पीछे इंसान भागता रहता है सारी उम्र। जैसे पैसा है, जैसे फेम है, जैसे हेल्थ है, जैसे रिलेशनशिप्स है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट ऑफ दिस? सारी इम्पोर्टेंट है अपनी अपनी जगह। इन सारा के अपने अपने मजे हैं। जैसे आपने खाना खाना है, जैसे आपने चाय पीनी है, जैसे बिस्किट खाने हैं, जैसे चावल खाने हैं, जैसे हर एक चीज अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। कि आमतौर पर लेकिन मेरे ख्याल से अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। पहले मैं कहता था पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जमाने में मुझे फेम का बड़ा चस्का लगा, मैंने कहा फेम इंपॉर्टेंट है। फिर रिस्पेक्ट का देखा, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फिर देखा कि अपनी लेगेसी होनी चाहिए पीछे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट लगी। इन सारी बातों के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में हेल्थ है। उसकी वजह से जैसे आपने रोमांस का या रिलेशनशिप्स की बात की, आप ट्रेवल को, फूड को, रोमांस को, हर चीज को तब ही इंजॉय कर पाएंगे जब आपके पास हेल्थ है। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो फिर आपके पास जो कुछ मर्जी है वो फिर आपके लिए बेमानी है। जैसे वो स्टीव जॉब्स ने कहा ना, जब वो मर रहा था आखिरी दिनों में, उसने कहा कि कोई ऐसा मेरे पास मैनेजर नहीं है जो मेरी सारी दौलत लेके मुझे सिर्फ दे दे। और वो कहता था कि मैंने जिंदगी में सारा वक्त अपने ऑफिस में प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और ब्रांड डेवलपमेंट में गुजार दिया, क्या ही अच्छा हो सके दुनिया देख लेता क्या ही अच्छा होता। जी जी, ये उसके आखिरी मरते वक्त उसके अल्फाज थे, जो कि 3 साल तक उन्होंने इस अल्फाज को बाहर नहीं आने दिया था। लेकिन 3 साल के बाद ये बाहर आए। वो कहता क्या ही अच्छा होता कि मैं जिंदगी में वो कुछ कर लेता जिसकी मैं ख्वाहिश की थी मैंने, जबकि मेरा टाइम सारा मेरे दफ्तर में गुजर गया जिंदगी का। लेकिन उस वक्त गुलाम सब क्या होता, आप बस ये नहीं होती, आप पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते क्योंकि घुटने खत्म हो चुके होते हैं, आप ज्यादा वॉक नहीं कर सकते, आप रोमांस नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वो कुव्वत नहीं होती। तो जो चीज जिस टाइम है आपके पास, उसको आप उस टाइम जरूर एंजॉय कर ले, क्योंकि बाद में फिर आप रिग्रेट करते रहेंगे। ऐसे लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे डिस्कशन का, बड़ा प्रैक्टिकल सा सवाल है जी। अच्छी अच्छी बातें हमने काफी की हैं, बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज बोले हैं, कुछ लोग समझ आ रहे हैं, कुछ को नहीं आएंगे शायद, लेकिन एक बड़ा क्लियर किस्म का मुझे इसमें आंसर चाहिए और जी बड़ा प्रैक्टिकल सा आंसर चाहिए। अगेन इट्स अबाउट करियर चूज करने के लिए कि जॉब या बिजनेस, जी क्या करो? गुलाम अली साहब, कुछ लोग जॉब के लिए कर रहे होते हैं और कुछ लोग बिजनेस के लिए कर रहे होते हैं। सारे लोग ना बिजनेस कर पाते हैं ना जॉब कर पाते हैं, लेकिन जो लाइफ की इंजॉयमेंट है वो बिजनेस में है, एंटरप्रेन्योरशिप में। आप अपने बॉस खुद हो। आप जब लोगों को जवाब दे होते हैं ना, तो एक गुलाम में और एक एम्प्लॉय में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि उसको अपने घर की जाने के लिए अपने बॉस से पूछना पड़ता है। लेकिन जो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जो एक बिजनेसमैन है जी, उसका बॉस उसका क्लाइंट होता है। क्लाइंट होता है, ठीक कह रहे हैं आप। तो इट मींस ये रिलेशनशिप तो रहते ये रहता है, लेकिन उसमें क्या है कि बिजनेस में छक्का होता है, जिसको हम छक्का कहते हैं। छक्का लगने के चांसेस होते हैं कि आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसमें आपको बहुत बड़ा एक फायदा हो सकता है, उसके बाद फिर एक और छक्का लगे आपका। एम्प्लॉय ने 10% की सैलरी इंक्रीज हुई उसकी, और उसने उसी सर्कल में रहना है और उसने उसी सर्कल में अपनी जिंदगी गुजारनी है। आप तो एक एम्प्लॉय को डीमोटिवेट कर रहे हैं। मैं तो एम्प्लॉयमेंट के हक में नहीं हूँ। नहीं तो आप देखिए ना, आप खुद कहते हैं कि कुछ लोग आर मोर सूटेबल टू बी एन एम्प्लॉय। हाँ, वो बड़े एम्प्लॉय, ठीक है। तो फिर वो तो डीमोटिवेट हो गई थी, मतलब मैं एम्प्लॉय बनने के लिए पैदा हुआ। सर वो नहीं ना, मेरा माइंडसेट ही वही है। वो रिश्ते का नहीं है। हर बिजनेस में 3 साल आपको फाके काटने पड़ते हैं और लिटरली आपके घर में बाजू का चूल्हा भी नहीं होता। तो अगर आप में ये ताकत कुव्वत है कि आप कर सकते हैं तो आप जरूर करें, अगर नहीं तो चुप करके एम्प्लॉय बनते हैं। वैसे ब्रीड होती है, हर ब्रीड ना बिजनेस कर सकती है ना वो एम्प्लॉय कर सकती है। दुनिया में गुलाम अली साहब 95% एम्प्लॉय रहेगा और 5% जो है वो बॉस रहेंगे, और वो 95% जब उनको सर्व कर सकेंगे। अब दो बातें हैं, आप अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं या दूसरों के ख्वाब पूरा करने में उनका हिस्सा बचे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए, मैं भी जब जॉब करता था और मेरी जिंदगी की खुशकिस्मती ये है कि सबसे पहली वीडियो मेरी वो इल्म की दुनिया ने बनाई थी, जो कि आज भी आपके YouTube चैनल पे पड़ी है।
मैं एम्प्लॉय था, लेकिन साथ साथ ना मैं कोई ना कोई अपना जाती छोटा छोटा वेंचर वो जरूर करता था, अपनी डेवलपमेंट के लिए Exactly. और अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। और बल्कि ये एजाज उस वक्त जब मैं लेक्चर ऑर्गेनाइज करता था तो मेरे पास उनके पैसे नहीं होते थे, तो वो आपकी तरफ से आबिद साहब आगे मेरे पास, वो कहते हैं कि हम आपकी वीडियो भी बनाएंगे, उसको अपलोड भी किया करेंगे। तो ये मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल तरीन काम होता था कि उस वक्त वो कैमरा मैन तो उतने नफरे होते मिलता ही कोई नहीं था, 15,000 10,000 की मांगता था, फिर रात को वो यूट्यूब पे वीडियो लगाते थे और सुबह जाके वो अपलोड होती थी इतना। अच्छा वो मुझे असल में ना, हमें तो ये पता नहीं था कि बाद में इसके पैसे मिलेंगे, ये शायद उस वक्त भी मिलते होंगे, लेकिन आपका माशाल्लाह वो विजन था, आप चाहते थे कि बहुत सारा कंटेंट वो मेरे पास आएगा। देखिए आप एक अपनी तरफ से विजन को लेके चल रहे थे, मैं जब एम्प्लॉय था, मैं एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ मुख्तलिफ काम मैं देखता रहता था। जो सबसे बेस्ट जो मैंने अब तक जो मैंने एक समझिए पोस्ट निकाली है, दैट इज, क्योंकि आपने बात की ना एम्प्लॉय की और बिजनेस की, वो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो है जो अपने मालिक के साथ उसने 10 साल लगाए और काम किया। अब उसके दिमाग में एक आइडिया है, वो कहता है गुलाम अली साहब मुझे ना 2 करोड़ रुपए चाहिए, ये आइडिया है और इसका ये प्रॉफिट है। गुलाम अली साहब ने देखा क्या ये आइडिया तो ठीक है और ये खुद भी सीईओ बनना चाह रहा है, और मैं ऐसा करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट मैं कर देता हूँ और प्रॉफिट शेयरिंग जो है ना वो हम दोनों की हो जाएगी। इसमें फायदा क्या होता है, रिस्क नहीं होता। अच्छा एम्प्लॉय, क्योंकि आपका एम्प्लॉय है उसकी तनख्वाह लगी हुई है, उसको तनख्वाह वही उसके घर जा रही है और वो साथ ही एक नया वेंचर शुरू कर रहे हैं अपने सीईओ के साथ। अच्छा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि सीईओ जो है 10 साल से उसने उस बंदे की सारी क्वालिटी अच्छी आते हैं बुरी आते हैं, उसके एक दूसरे के विजन को समझते हैं। अच्छा उसको कोई आर नहीं होती 2 करोड़ का लगाने की या जो भी इन्वेस्टमेंट वो बताए, क्योंकि वो समझता है कि मैं भी अपना बिजनेस बढ़ाऊं, मैं भी अपने वेंचर बनाऊं, मैं भी बहुत सीईओ बन गया हूं, इस कंपनी का ये सीईओ बने, ये खुद से ही अपना जान मारे, खुद से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मुझे पैसा दे दे, मुझे पैसा आता रहे। तो अगर आपने सेफ गेम खेलनी है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल लें, बट योर सीईओ जिसके साथ आपने काम किया है, ही विल बी द वेरी फर्स्ट पर्सन जो आप पे सबसे ज्यादा बिलीव करेगा। अच्छा आपके पास बाहर से कोई शख्स आएगा, गुलाम अली साहब ये मेरा आइडिया है, मुझे 5 करोड़ का चाहिए, आप नहीं करेंगे उसको, आप क्योंकि मुझे इसकी पता ही नहीं कि कौन है, ये कैसे करेगा काम, कहाँ से करेगा, उसकी क्वालिटीज का भी पता, कुछ नहीं पता। ट्रस्ट बात ही बात। इधर से ना 10 साल से शादी हुई है, मियां बीवी दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो ट्रस्ट का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। तो जो लोग अक्सर ये पूछते हैं मुझसे कि हम एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा 25 डेज में हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि अपने दिमाग की खिड़कियां खोलें और अपने ही काम से रेलेवेंट कोई ना कोई बिजनेस वेंचर सोचें और वो बिजनेस वेंचर लेके अपने सीईओ के पास चले जाएं, वो उसमें अपना प्रॉफिट शेयरिंग कर लें, दोनों को फायदा होगा इससे। इट्स अ वंडरफुल आइडिया। और आई थिंक जो लोग जॉब करते हुए अपने आप को फर्दर ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए एक गोल्ड माइन है और दिस इज द राइट वे फॉरवर्ड, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं, उनकी जो अपनी ऑलरेडी स्किल है उसको यूज करते बिजनेस रिस्क जीरो है, रिस्क जीरो है। और डेफिनेटली ये बहुत वैलिड आई थिंक है कि कोई भी सीईओ या ओनर जो है इसको फौरन वेलकम करेगा, बिकॉज उसको नजर आ रहा है कि एक और मैं बिजनेस सेटअप कर लूं। So it's a wonderful idea और हर कोई इसको चाहिए। So this is it for today, और I hope that we had some really nice questions and very interesting answers. बहुत सारी चीजें और डिस्कस की जा सकती है, लेकिन I hope कि इसमें हम अली साहब के साथ फिर एक और सेटिंग करेंगे some later. Till then, Allah Hafiz.